नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम जीएस 1 लाख वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला जो चैप्टर था स्थल मंडल था। तो स्थल मंडल में ही आज जो हम लोग पढ़ेंगे चट्टान पढ़ेंगे। चट्टान यानी कि राग राग चैप्टर है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि भूपटल पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं है, चाहे वे चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो अथवा ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, चट्टान कहलाते हैं। चट्टान शब्द के अंतर्गत पृथ्वी के पपड़ी के उन सभी पदार्थों को शामिल किया जाता है जो कठोर या कोमल हो। आगे दिए गए चट्टानों का वर्गीकरण दिया गया है। तो आग्नेय चट्टान है, इसमें अवसादी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। 3 प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टान में अंतर्जात आग्नेय चट्टान है और बाह्य आग्नेय चट्टान है। अंतर्जात में ही पाताली अंतर्जात आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान है। और मध्यवर्ती में लाइकोलिथ है, फाइकोलिथ है, लोपोलिथ है, बैथोलिथ है, सिल है, डाइक है। मतलब ये सब आकृतियां जो है मध्य जो है धरातल के नीचे जब लावा जमता है तो उससे चट्टानों का निर्माण जो होता है ये मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। आगे है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार परपट्टी की शैलों की रचना लगभग 2000 खनिजों से हुई है। इनमें से केवल 6 खनिजों का अंश अधिक रहता है, जो इस प्रकार जैसे फेल्सपार, क्वार्टज, पायरोक्सिस, एम्फीबोल्स, माइका एवं ओलिविन। पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या जो है लगभग 110 है, किंतु इसके निर्माण केवल 8 प्रमुख हैं। ये तत्व जैसे हैं ऑक्सीजन जो है 46.8% है, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा जो है 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम जो है 2.59%, मैग्नीशियम जो है 2.09%। ये जो है पृथ्वी के क्रस्ट की बात कर रहा है। अगर संपूर्ण पृथ्वी की मतलब बात की जाए यानी कि कोर तक, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। आगे ज्वालामुखी से निकलने मैग्मा या लाव से किस चट्टान का निर्माण होता है? अग्नि चट्टान का। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस चट्टान का निर्माण हुआ? अग्नि चट्टान का। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान भी कहा जाता है? अग्नि चट्टान। कौन सी चट्टान स्थूल परत रहित एवं कठोर संगठन वाली होती है? अग्नि चट्टान होती है। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में। रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस चट्टान से निर्मित होते हैं? आग्नेय चट्टानों से। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माइट, डायराइट, ग्रेबो आदि किस चट्टान के उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान के। किस प्रकार की चट्टानों में रवे अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं? पातालिक आग्नेय चट्टानों में। किस प्रकार की चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय पर प्रभाव बहुत कम होता है? आग्नेय चट्टानों पर, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम ठोस होती है, ठोस होती है और ऊपर से इनका जो परत होता है बहुत चिकना होता है, तो उस पर जो है पानी का कोई मतलब असर नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर रासायनिक अपक्षय जो है हो नहीं पाता है। आग्नेय चट्टानों पर किस प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय। जैसे पवन पर्दा मतलब हो गया, और जैसे पत्थरों की खींचते हैं ना, तो उससे जो है अपक्षय ज़्यादा होता है। ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? पाताली आग्नेय चट्टान का। किस चट्टान का नामकरण प्लूटो के नाम पर किया गया है? तो पाताली आग्नेय चट्टान का। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा जब धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार के चट्टानों को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल एवं नेक किस शैल के विभिन्न रूप हैं? मध्यवर्ती आग्नेय शैल के। इसमें भी दिया गया है बैथोलिथ। बैथोलिथ में ये गुंबद के आकार के होते हैं, जिनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है। लाइकोलिथ ये लावा के गुंबदाकार जमाव होते हैं जो परतों के बीच गर्म लावा के भर जाने से बनता है। फाइकोलिथ यह मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अवनति में मैग्मा के जमाव से बनता है। लोकोलिथ जब मैग्मा का जमाव धरातल से निचली छिछली बेसिन में होता है तो तस्तरी नुमा आकार का निर्माण होता है। इस आकार को लोपोलिथ कहते हैं। इसके बाद सिल है, तो जब लावा अवसादी चट्टानों की परतों में प्रवेश कर समानांतर तहों में जम जाता है तो उसे सिल कहते हैं। डाइक लावा बाहर निकलते समय जब गर्म में मार्ग में अवसादी चट्टानों के बीच एक लंबोत दीवार या बांध के रूप में जम जाता है तो उसे डाइक कहते हैं। भारत के किस पठार पर बैथोलिथ के उदाहरण मिलते हैं? रांची पठार पर। भारत में लाइकोलिथ के उदाहरण किस पठार पर मिलते हैं? छोटा नागपुर पठार पर। जब तरल एवं तप्त मैग्मा धरातल के ऊपर आकर चट्टान का रूप धारण करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वाह्य आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट किस प्रकार के शैल का उदाहरण है? वाह्य आग्नेय शैल का।
रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों को वर्गीकरण इसमें है कि अम्ल प्रधान शैल। जब आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती तो उन्हें जो है अम्ल प्रधान आग्नेय शैल कहते हैं। बेसिक आग्नेय शैल। जब आग्नेय शैल में सिलिका की मात्रा 45 से 60% होती है तो उसे बेसिक शैल कहते हैं। मध्यवर्ती शैल। जब आग्नेय शैल में सिलिका की मात्रा एसिड तथा बेसिक चट्टानों के बीच की होती है तो उस चट्टान को मध्यवर्ती आग्नेय शैल कहते हैं। अल्ट्रा बेसिक चट्टानें। जब आग्नेय शैल में सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है तो उसे अल्ट्रा बेसिक शैल कहते हैं। जब सिलिका की मात्रा जो है 45% से कम होती है तो इनका जो मतलब ये जो लावा निकलता है चिपचिपा कम होता है, और जब चिपचिपा कम होता है तो दूर तक जाके फैलता है। किस चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं? बेसाल्ट को। बेसाल्ट चट्टानों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? फेल्सपार की 46.2%। संयुक्त राज्य अमेरिका की योसेमाइट घाटी के गुंबद रायो डी जेनेरो में यानी कि ब्राजील के सुगर लोक तथा जॉर्जिया के स्टोन पर्वत किस प्रकार के गुंबद का उदाहरण है? तो एक्सफोलिएशन गुंबद के। रांची पठार पर स्थित कांके गुंबद किस प्रकार के गुंबद का उदाहरण है? एक्सफोलिएशन गुंबद का। जब प्राचीन चट्टान के ऊपर स्थित बेसाल्ट शैल टोपी के समान दिखाई पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? मेसा कहते हैं। ग्रांड मेसा किस देश में स्थित है? कोलोराडो यूएसए में। जब अपरदन के कारण मेसा का आकार छोटा होता है तो उसे क्या कहते हैं? बूटी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिप राग किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी बूटी का। जब परतदार कमजोर सेल में लावा गुंबद का प्रवेश होता है तो अपरदन के बजाय मुलायम सेल कट जाती है एवं अवरोधक सेल सकरे लंबे कटक में बदल जाता है। इस प्रकार बने स्थल रूप को क्या कहते हैं? हाग बैग। पृथ्वी तल पर आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान। किस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म अत्यधिक मिलता है? अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टानों में इसलिए जीवाश्म अधिक मिलता है क्योंकि ये जो है परत दर परत मतलब इनकी जमा होती रहती हैं। मतलब इनके ऐसा नहीं है मतलब एक ही बार में ये चट्टानें निर्मित हो जाती हैं। इनके जैसे अलग अलग समय में इनका निर्माण होता है तो वहाँ पर जैसे जीवाश्म पाने की संभावना अधिक हो जाती है। भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस चट्टान का विस्तार है? अवसादी चट्टान लगभग 75%। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल प्राकृतिक गैस एवं कोयला के भंडार मिलते हैं? अवसादी चट्टान में। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण दिए गए। तो यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी सेल जो होती हैं बलुआ पत्थर हैं, चूना पत्थर हैं, सेल पिंडसिला, लोएस, कांग्लोमेरेट, सिल्ट, मृत्तिका हैं। काल्पनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल में खड़िया है, चूना है, पत्थर, कोयला। रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल जो है श्रिंक पत्थर है, हेलाइट है। कौन सा चट्टान सर्वाधिक कठोर होता है? क्वार्टजाइट। जब ताप एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है? रूपांतरित चट्टान। हीरा, संगमरमर, अभ्रता, क्वार्टजाइट आदि किस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं? रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें हैं। ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट से सिस्ट बनता है। और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें यानी कि आग्नेय से तो अवसादी बनी, फिर अवसादी से ही जो है इनका फिर हो जाता है रूपांतरण। तो कांग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट, चाक एवं डोलोमाइट से संगमरमर, चूना पत्थर से संगमरमर, बालको पत्थर से क्वार्टजाइट, बिटूमस कोयला से ग्रेफाइट व हीरा। इसके बाद है रूपांतरित चट्टानों से पुनः रूपांतरित, इनका फिर रूपांतरण होता है। तो गैब्रो से सर्पेंटाइन बनता है, फाइलाइट से सिस्ट बनता है, स्लेट से फाइलाइट बनता है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की किन चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी तथा दिल्ली का लाल किला किन चट्टानों से निर्मित है? बलुआ पत्थर यानी कि अवसादी चट्टान से। लोयस किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो वायुजनित अवसादी चट्टान है ये। यूरेनियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो कांतरित चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानों के रूपांतरण में सर्वप्रथम कारक कौन सा है? उष्मा यानी कि ताप। आग्नेय और कायांतरित शैलों में खनिजों की कम मात्राओं को क्रमशः कहते हैं परतें और तल कहते हैं। कौन सी चट्टान क्रिस्टलित तथा अक्रिस्टलित दोनों होती है? आग्नेय चट्टान। नीस क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। शैलों की सतही परतों के ढीला होने और उतरने के कारण उनका अवखंडन क्या कहलाता है? अपपरण कहलाता है। परतदार चट्टानों के विषय में सही कथन है। तो परतदार चट्टानें जो है पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। शैलों के स्वस्थान पर अपघटन एवं विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु अपक्षय। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः किससे बनी हैं? परतदार चट्टानों से बनी हैं।
यदि ऊपर कठोर चट्टान था, नीचे मुलायम चट्टान का स्तर हो तो क्षैतिज अपरदन था अनच्छादन के कारण किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? मेसा का। मशरूम चट्टान किससे संबंधित है? मरुस्थलीय स्थलाकृति से। ग्रेनाइट से निर्मित कांक्रीट चट्टान है नीस। सीसा एवं जस्ता किस काल की चट्टानों से संबंधित है? आर्कियन से। कौन सी सेल कायांतरित सेल का रूप नहीं है? बेसाल्ट। क्वार्टजाइट का निर्माण होता है बलुआ पत्थर के रूपांतरण से। हीरा एक कांक्रीट चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? कोयला है। कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है? कांक्रीट चट्टान। जीवावशेष वनस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं? परतदार चट्टानों में। सर्पेटाइट, नीस एवं सिस्ट किसका रूपांतर समूह है? आग्नेय शैलों का। लोपोलिथ था फाइकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? आग्नेय शैल की। इस तरह से हम लोग का जो ये शैल वाला चैप्टर है समाप्त होता है। अब लोग अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर है यानी इसमें है अंतर्जात बल। अंतर्जात में ही बल में है जैसे वलन भ्रंश। इसमें दिए गए पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले दो प्रमुख बल कौन कौन से हैं? अंतर्जात बल एवं बहिर्जात। इस चैप्टर में अंतर्जात बल दिए गए और अगले वाले चैप्टर में बहिर्जात बल दिए गए हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? अंतर्जात बल। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहते हैं? बहिर्जात बल। महाद्वीपीय जनक बल में भूसंचलन कैसा होता है? लंबवत होता है। अब आगे दिए गए हैं स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन बल दिए गए हैं और इसमें दिए गए हैं पहला जो है अंतर्जात बल, दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात में जो है पटल विरूपणी बल और आकस्मिक अंतर्जात बल। पटल विरूपणी में महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल में जो है ऊपरमुखी बल दिया गया और अधोमुखी बल दिया गया है और पर्वत निर्माणकारी बल में तनाव है और संपीड़न है। तनाव से क्या होता है कि भूपटल का विभंग होता है, इसमें जो है चटकन पैदा होती है, भ्रंशन होता है। और संपीड़न जो है भूपटल का मुड़ना होता है, मतलब इसका जो संपीड़न होता है मतलब एक दूसरे की तरफ जो है पड़ते हैं। इसमें जो है संवलन होता है, वलन होता है। संवलन में उत्सवलन होता है और संलवन होता है। इसके बाद बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में अनुच्छादन होता है। इसमें जो है एक तरफ अपक्षय होता है और दूसरा अपर्दन होता है। अपक्षय मतलब होता है कि वहां पर जो चट्टानें हैं टूट रही हैं। अपर्दन मतलब जो है उसका परिवहन हो रहा है। तो परिवहन जो है कितने प्रकार का होता है? बहते जल से मतलब उसकी मिट्टी बहाई जाती है, पवन से इसको दूर ले जाया जाता है, हिमनद से भी बहाया जाता है, सागरी तरंग से भी और परिहिमानी से। आगे की पर्वत निर्माणकारी बल में भू संचलन गति की दिशा कैसी होती है? क्षैतिज होती है। भारत में कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित स्थलखंड अल्लाह का बांध किसका उदाहरण है? ऊपरमुखी संचलन का। इंग्लैंड में समुद्र तल से सैकड़ों मीटर नीचे कोयले की खुदाई या मुंबई के प्रिंस डाक क्षेत्र में जलमग्न वन किस संचलन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? अधोमुखी संचलन का। पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न अधिक तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को क्या कहते हैं? आकस्मिक संचलन। कौन सा संचलन भू प्रवृत्ति में तत्काल परिवर्तन लाता है? आकस्मिक संचलन। कौन सा संचलन पृथ्वी पर धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन लाता है जिसका प्रभाव दीर्घकाल में नजर आता है? कौन? पटल विरूपण संचलन। पटल विरूपण संचलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसमें समस्थैतिक संचलन, सुस्थैतिक संचलन और विवर्तनिकी संचलन। भूकंप, सुनामी व ज्वालामुखी आदि की क्रियाएं किस संचलन का के कारण होती है? आकस्मिक संचलन के। भूप्रवृत्ति में उभार, धंसाव व जलवन्य क्रियाएं किस संचलन के कारण होती है? पटल विरूपण संचलन के कारण। विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल के कारण होने वाले संचलन को क्या कहते हैं? महादेशजनक संचलन। किस संचलन से महाद्वीपीय भागों का निर्माण एवं उसमें उत्थान, निर्गम तथा निमज्जन की क्रिया घटित होती हैं? महादेशीय संचलन में। महादेशीय संचलन के कारण जब ऊपरमुखी बल के प्रभाव से उत्थान की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थल खंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा ऊपर उठता है तो उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। महादेशीय संचलन के कारण जब अधोमुखी बल के प्रभाव से अवतल की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थल खंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा नीचे धंस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय बेसिन कहा जाता है। विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत क्षैतिज दिशा में उत्पन्न बल के कारण होने वाले संचलन को क्या कहते हैं? पर्वत निर्माणकारी बल। धरातली चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं।
वलन में ऊपर उठे भाग एवं नीचे धंसे भाग को क्या कहते हैं? ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं और नीचे धंसे हुए भाग को अवनति कहते हैं। आगे की वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चारण एवं अवनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को क्या कहते हैं? वलन का अक्ष कहते हैं। आगे दिए गए हैं वलन के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसको वलन जो कितने प्रकार के होते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है याद करना, लेकिन इसमें मतलब इसकी विशेषता क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दिए गए है असममित वलन। इसमें जब वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई एवं ढाल असमान हो। एक दिग्नत वलन, जब वलन की एक भुजा समान ढाल वाली एवं दूसरी भुजा समकोण पर बनाती हो। समनत वलन, जब वलन की दोनों भुजाएं झुकी हुई तथा समानांतर रूप से मुड़ी हो। परिवलित वलन, जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में तथा समानांतर रूप से स्थापित हो। प्रतिवलन, जब वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है उसे प्रतिवलन कहते हैं। सममित वलन, इस वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है, यह खुला हुआ वलन होता है। अवनमन वलन, जब वलन की अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोण बनाती हो। इसके बाद है पंखा वलन, जब बृहद वलन की अपनति तथा अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियां मिलती हैं तो उस वलन को पंखा वलन कहते हैं। खुला वलन, जब वलन की दो भुजाओं के बीच कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो। बंद वलन, जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण हो। इसका निर्माण जो है अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत किस वलन का उदाहरण है? सममित वलन का। ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइन पर्वत किस वलन का उदाहरण है? सममित वलन का। ऑस्ट्रेलिया का ग्रैंड डिवाइडिंग रेंज किस वलन का उदाहरण है? एक दिनत वलन का। समनत वलन का उदाहरण है कौरिक कैसल पर्वत। हिमालय, आल्पस, रॉकी, एंडीज अपलेशियन पर्वतों की उत्पत्ति किसका परिणाम है? वलनीकरण का। कश्मीर घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? ग्रीवखंड का। किसी परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की एक भुजा टूटकर दूर विस्थापित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रीवखंड कहते हैं। तनाव मूलक भूसंचलन की तीव्रता के कारण भूपटल की शैलों में एक तल के सहारे स्थानांतरण से उत्पन्न दरार या संरचना को क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। भ्रंश के प्रकार दिए गए हैं। तो सामान्य भ्रंश, तो चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश, जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं। पार्श्विक भ्रंश, चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के संचलन की दिशा क्षैतिज हो। सोपानी भ्रंश, जब कई भ्रंशन का इस तरह निर्माण हो कि सभी भ्रंश तल के ढाल के एक ही दिशा में हो। आगे है कि राइन नदी किस भ्रंश पर प्रवाहित होती है? सोपानी भ्रंश में। भ्रंशन के कारण धरातल पर किस प्रकार की भू आकृतियों का जन्म होता है? भ्रंश घाटी का, भ्रंश कगार का, रैंप घाटी का, भ्रंशोत्थ पर्वत का, होर्स पर्वत का। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी यानी कि द्रोणी कहा जाता है। अफ्रीका की प्रमुख झीलें जैसे न्यासा हो गया, विक्टोरिया हो गया, रूडोल्फ हुआ, टंगनक्या कहाँ स्थित है? भ्रंश घाटी में। मिडलैंड भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है? स्कॉटलैंड में। भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर की नदियों उदाहरण है भ्रंश घाटी के। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी किस घाटी से होकर बहती है? रैंप घाटी से। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित मृत घाटी एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी की। मृत सागर एशिया किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। विश्व की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो पूर्वी अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी का। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग नीचे धंस जाए तो ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। वासलेस, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, वाजेज रेंज, सियरा नेवादा एवं सतपुड़ा किस पर्वत के उदाहरण है? भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण है। जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहे एवं बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो किस पर्वत का निर्माण होता है? हार्स पर्वत का। जर्मनी का हार्स पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? हार्स पर्वत का। अगला बल है बहिर्जात बल। इसमें जो है अपक्षय एवं अपर्दन है। तो बहिर्जात बल का भूपटल पर प्रमुख कार्य अवच्छादन होता है। इसके अंतर्गत अपक्षय एवं अपर्दन की सम्मिलित क्रिया शामिल होती है। अनच्छादन जो है स्थैतिक तथा गतिशील दोनों क्रियाओं का योग होता है। अपक्षय जो है स्थैतिक क्रिया तथा अपर्दन गतिशील क्रिया होती है। इसके बाद यहाँ दिए गए अपक्षय। अपक्षय जैसे है भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, प्राणवर्गीय अपक्षय। तो भौतिक यानी कि यांत्रिक अपक्षय दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो है एक कारक होता है और एक
प्रकार होता है। तो कार्य जैसे सूर्य ताप होता है, तो ताप परिवर्तन द्वारा पिंड का विखंडन होता है। जल द्वारा क्या होता है, तो ताप के कारण जो है शैलों का कड़ी विखंडन होता है। वाम जो है वर्षा जल तथा ताप के कारण जो है शैलों का भंजन होता है। एक एक कारक हो गया ताप। तो ताप में है कि तुषार द्वारा पिंड विखंडन होता है। ताप एवं वायु द्वारा अपसल्कन या अपपत्रण होता है। रासायनिक अपक्षय में कारक है और प्रकार। कारक जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण होता है। कार्बन डाई ऑक्साइड से कार्बोनेशन होता है। हाइड्रोजन से सिलिका का पृथक्कीकरण होता है, जलयोजन होता है। और कारक दिए गए हैं प्रकार। प्राणवर्गीय पक्षय में वनस्पतियों जो है वनस्पति अपक्षय होता है। जीव जंतुओं से जैव अपक्षय होता है। मानव से मानव द्वारा अपक्षय होता है। आगे दिए कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई जल प्रवाह अपने बोझिल पदार्थों से तल तथा किनारों को छरित करती है उसे क्या कहते हैं, अपघर्षण। किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सन्निघर्षण कहते हैं। घुलनशील चट्टानों का जल क्रिया द्वारा घुलकर शैल से विलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब जल की तीव्र गति के कारण चट्टान टूट फूट कर अलग हो जाती है उसे क्या कहते हैं, जल गति क्रिया। जब किसी चट्टान में जल के दबाव के कारण अपर्दन की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं, जल दाब क्रिया। जल गति क्रिया किसके द्वारा होती है, तो सागरीय तरंग एवं नदी द्वारा। उत्पाटन की क्रिया किन क्षेत्रों में होती है, हिमानी क्षेत्रों में। बाहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं अपनी अंतिम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं, सूर्य से। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को क्या कहते हैं, तल संतुलन कहते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को किस शब्दावली से विहित किया जाता है, अनच्छादन से। अपक्षय किस प्रकार की क्रिया है, तो स्वस्थानीय एवं तदस्थानीय। आगे है कि नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम तथा सोडियम जैसे खनिज किस प्रक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, घोल से। रासायनिक अपक्षय में किस प्रक्रिया द्वारा भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है, कार्बोनेशन से। अपसल्कन किस प्रकार के रासायनिक अपक्षय के कारण होता है, जलयोजन। भौम जलस्तर के नीचे रुद्ध जल क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्रों में अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया सक्रिय रहती है, अपचयन या न्यूनीकरण। किस प्रक्रिया में खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं, जलयोजन में। भौतिक अपक्षय सामान्यतः किन भागों में अधिक होता है, तो उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलीय भागों में। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भागों में किस प्रकार का अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। समान अपर्दन चक्र में तीन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती थी, तरुण होती हैं, प्रौढ़ होती हैं तथा जीर्ण होती हैं। अपर्दन चक्र के क्रियान्वयन में जलवायु परिवर्तन या विवर्तन की घटनाएं या दोनों तरह की बाधाओं को क्या कहते हैं, अपर्दन चक्र व्यवधान कहते हैं। अपर्दन के औजार की उपमा किसे प्रदान की जाती है, तो अवसाद। अवसाद जैसे रेत है, बजरी है, कंकड़ है, पत्थर है। एक नदी बेसिन दूसरी नदी बेसिन से जिस उच्च भूमि द्वारा अलग होती है उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। रांची के पास काके गुंबद किस अपक्षय का उदाहरण है, अपदलन अपक्षय का। सर्वप्रथम किसने भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया था, जेम्स हेटन ने। भू आकृतियों से संबंधित एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जेम्स हेटन ने। किसके अनुसार ना तो आदि का कोई लक्षण है और ना अंत का कोई भविष्य, जेम्स हेटन का कथन है। अमेरिकी विद्वान विलियम मोरिस डेविस ने अपर्दन चक्र की कल्पना का प्रतिपादन कब किया था, 1899 में। अपर्दन चक्र को डेविस ने क्या नाम दिया था, भौगोलिक चक्र का। किस विद्वान ने कहा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है, डेविस ने कहा है। आगे है अपर्दन के प्रकार। इसमें है भौतिक अपर्दन और रासायनिक अपर्दन। तो भौतिक अपर्दन में अपघर्षण है, सन्निघर्षण, जलगति क्रिया, गुहिकापन, अपवाहन, उत्पाटन है। रासायनिक अपर्दन में घोलकरण है, कार्बोनेशन है, जलयोजन है, ऑक्सीकरण है, जल अपघटन है। अपर्दन चक्र की संकल्पना मतलब ये जो भूवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है उसमें। शुष्क अपर्दन चक्र डेविस के द्वारा। पेडिप्लेनेशन चक्र जो है येल्सिंकी के द्वारा। परिहिमानी अपर्दन चक्र पेल्टियर के द्वारा। मार्कोलॉजिकल सिस्टम वाल्टर पिंक के द्वारा। गतिक संतुलन का सिद्धांत स्टालर हाइक के द्वारा। कार्ड्स अपर्दन चक्र बीदी के द्वारा। यदि नदी का भाग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी अपर्दन शक्ति कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। किस विद्वान के अनुसार नदी की परिवहन शक्ति नदी के वेग के छठी शक्ति के अनुपात होती है, गिलबर्ट। नदी अपर्दन की अंतिम सीमा को क्या कहते हैं, आधार तल। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां दी गई हैं, उसमें दी गई है क्रियाएं हैं और अपर्दनात्मक स्थल रूप दिए गए हैं और निक्षेपात्मक स्थल रूप। क्रियाओं जैसे अपघर्षण है, घोलन है, सन्निकर्षण है,
जलगति क्रिया है। और अपरदनात्मक स्थल रूप में जैसे पहले जो है बी आकार की घाटी बनती है, उसके बाद गाज एवं कैनियन बनते हैं। इस और आगे है जलप्रपात है, क्षिप्रिका है, नदी विसर्ग बनता है, संरचनात्मक सोपान है, नदी वेदिका है, संप्राय मैदान है। निक्षेपात्मक स्थल रूप में जलोढ़ पंख है, जलोढ़ शंकु है, प्राकृतिक तटबंध है, बाढ़ का मैदान है, डेल्टा है, नदी द्वीप है। आगे दिए कि विसर्ग वृद्धि एवं क्षारण लुत्था स्कंद ढाल एवं अधोरधित तट दिया गया है। इसमें नदी का चित्र दिया गया है। तो इसके इसमें दिए गए हैं इसको जो जहाँ से मोड़ लेता है उसको क्या कहते हैं, स्कंद ढाल तट कहा जाता है। और जो यहाँ पर होता है ये बनता है किनारा, उसको विसर्पी रोधिका कहा जाता है। विसर्प इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पर नदी जो है ये ये जहाँ इसका मोड़ लिया जाता है तो एक समय ऐसे आता है कि ये जो छूट जाता है, छूटने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, क्षारण झील का निर्माण होता है। तो वही इसको मतलब दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे जो है इसको गोखुर झील भी कहते हैं, कि गोखुर झील का निर्माण होता है। जब नदी मोड़ लेते हुए ज़्यादा दूर तक निकल जाती है तो कुछ दिन बाद ऐसा होता है, कुछ जितनी दूर उसका रास्ता ज़्यादा निकल जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो जब छोड़ के वो मतलब वो सीधा बहने लगती है, सीधा बहने लगती है, और जो छूट जाता है नदी का भाग वही जो है क्षारण झील बन जाती है। आगे कि नदियां अपनी युवा अवस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपर्दन के माध्यम से किस प्रकार की घाटी का निर्माण करती है, बी आकार की घाटी। अधिक गहरी एवं सक्रिय बी आकार की घाटी को क्या कहते हैं, गाज। गाज के विस्तृत रूप क्या कहते हैं, कैनियन। कैलोराडो नदी द्वारा निर्मित एरिजोना प्रांत यूएसए का कौन सा कैनियन विश्व प्रसिद्ध है, ग्रैंड कैनियन। आगे दिए भारत के प्रमुख गार्ज, इसमें है सतलज नदी द्वारा की निर्मित सिपिला गार्ज, ब्रह्मपुत्र द्वारा दिहांग गार्ज, नर्मदा नदी के द्वारा भेड़ाघाट संगमरमरी गार्ज, और सिंधु नदी द्वारा की निर्मित सिंधु गार्ज है। नदी अपनी युवा अवस्था में अथवा पर्वतीय भाग में किन स्थलांतरियों का निर्माण करती है, बी आकार घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, सोपानी प्रपात। नदी अपनी परिपक्वावस्था या मैदानी भाग में किन स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जलोढ़ पंख का निर्माण करती हैं, विसर्पण, गोखुर झील, तटबंध, वेदिका, बाढ़ मैदान। नदियाँ डेल्टा का निर्माण किस अवस्था में करती हैं, वृद्धावस्था में। आगे दिए गए कि अवस्था एवं उसकी विशेषताएं अपर्दन की, इसमें दी है युवा अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। युवा अवस्था में है उच्च सामर्थ्य, कम क्षमता, खड़े ढाल वाला नदी तल होता है, लंबोत्था शीर्ष अपर्दन होता है, सीधा मार्ग होता है, संकीर्ण चैनल होता है, तीक्ष्ण ढाल होता है, अधिक विक्षोभ होता है। प्रौढ़ावस्था में सामर्थ्य में तो कमी आ जाती है लेकिन क्षमता में वृद्धि होती है, गहरे और ये चौड़े चैनल बन जाते हैं, ऊर्ध्वाधर और पार्श्व अपर्दन होता है। वृद्धावस्था में उच्च क्षमता, कम सामर्थ्य, चैनल की गहराई और चौड़ाई जो है अधिकतम हो जाती है, पास कटाव होने लगता है, विसर्ग मार्ग बनता है, निक्षेपण, कम ढाल, व्यापक बाढ़ का मैदान बनता है। आगे दिए है कि जब नदियों का जल अत्यधिक ऊंचाई एवं वेग से नीचे गिरता है तो किस स्थलाकृति का निर्माण होता है, जलप्रपात का। आगे दिए गए विश्व के प्रमुख जल प्रपात दिए गए हैं। तो एंजल प्रपात जो है वेनेजुएला में है, टुगेला दक्षिण अफ्रीका में है, ओलोपेना जलप्रपात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूम्बिला पेरू में है, इंगा प्रपात कांगो में है, लिविंगस्टोन जो है कांगो में है, इयाजू प्रपात अर्जेंटीना व ब्राज़ील में है, हुको प्रपात चीन में है, विक्टोरिया प्रपात जाम्बिया व जिम्बाब्वे में है, टेस हार्मस प्रपात पेरू में है, योसेमाइट प्रपात कैलिफोर्निया यूएसए में है, बिन्नू फोसिन जो है नॉर्वे में है, सूथरलैंड प्रपात न्यूजीलैंड में है, रिपन प्रपात जो है कैलिफोर्निया यूएसए में है, अथावास्का प्रपात कनाडा में है, जो प्रपात भारत में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, साल्ट एल्जन 979 मीटर है। वेनेजुएला का एंजल प्रपात कानोमा नेशनल पार्क में किस नदी पर स्थित है, तो रियो कोरोनी नदी पर। आगे कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, टुगेला जलप्रपात 948 मीटर। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 55 से 57 मीटर। ब्राउनी जलप्रपात किस देश में स्थित है, न्यूजीलैंड में। रोरैमा एवं केटू जलप्रपात कहाँ स्थित है, ब्रिटिश गुयाना में। जल के आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा प्रपात है इंगा प्रपात कांगो में। भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर।
जब नदियों का जल कम ऊंचाई से था क्रमबद्ध रूप से नीचे गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, छिप्रिका कहते हैं। सर्वप्रथम किसने डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के लिए किया था, हेरोडोटस ने। आगे है डेल्टा का प्रभार, इसमें है चापाकार। तो चापाकार से नील है, बोल्गा है, इरावदी है, राइन है, मेकांग, वांगो, डेन्यूब, सिंध, गंगा। पंजाकार डेल्टा में मिसिसिपी मिसौरी का है। ज्वार मुख डेल्टा में नर्मदा, ताप्ती, सी नदी है, ओब है, एल्ब है, ओडर है, मैकेंजी है। द्रुमा द्रुमकाकृतिक जो वृक्षाकार का डेल्टा है, एब्रो नदी डेल्टा का है। जब नदियों के कटाव या अवसादों के जमाव के द्वारा नदियों के मार्ग स्थल खंड का निर्माण हो जाता है तो उस स्थल भाग को क्या कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप पर। इंग्लैंड, जर्मनी एवं सर्बिया में लाइपीज को क्रमशः किस नाम से जाना जाता है, क्रमशः क्लिंट, कैरेन एवं बोगाज। भारत में आर्टेरियन कूपों की संभावनाएं किस स्थान पर निहित हैं, तराई क्षेत्र तथा गुजरात में। किस प्रकार के शैलों पर काष्ठ स्थलाकृतियों का विकास होता है, लाइम स्टोन शैलों पर। गुप्त धाम कंदरा कहाँ स्थित है, रोहतास पठार पर गुप्तेश्वर पहाड़ी के नीचे। कंदरा छत से नीचे की ओर लंबे पतले लटकते हुए निक्षेपण को क्या कहा जाता है, स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। चूना पत्थर में निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, स्पीलियोथियम कहा जाता है। कंदराओं के सभी प्रकार के निक्षेपों में सर्वप्रमुख संगठक क्या होता है, कैल्साइट होता है। काष्ठपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, बीदी और स्वीजिक ने। काष्ठपर्दन चक्र में अंधी घाटी निर्माण किस अवस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में। किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है, चूना पत्थर प्रदेश में। आगे दिया गया कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, इसमें दिए गए क्रियाएं दी गई हैं, अपरदनात्मक जो है स्थलाकृतियां और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। क्रियाओं जैसे घूलन क्रिया हो गया, जलगति क्रिया हो गया, अपघर्षण हो गया, सन्निघर्षण हो गया है। अपरदनात्मक है लाइपीज, युवाला, डोलाइन, घोलरंध्र हो गया, कार्स खिड़की हो गई, पोलजे, प्राकृतिक पुल हो गया, अंधी घाटी, कंदरा हो गया। निक्षेपात्मक जैसे स्टेलेक्टाइट हो गया, स्टेलेगमाइट हो गया, कंदरा स्तंभ हो गया। जब सागरी तरंगें यानी कि लहरें सागरी तट से टकराती हैं और टूटकर गिरती हैं तो उस टूटी हुई जल तरंग को क्या कहते हैं, सर्फ ब्रेकर श्वास कहते हैं। बिलांचली धारा किसे कहते हैं, जो सागरी धारा तट के समानांतर प्रवाहित होती है। उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को क्या कहते हैं, फ्योर्ड तट कहते हैं। किस देश में को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है, नॉर्वे को। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस तट का उदाहरण है, रिया तट का। समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से किस तट का निर्माण होता है, डालमेशियन तट का। पूर्व यूगोस्लाविया का तट किस तट का उदाहरण है, डालमेशियन तट का। आगे है कि सागरी तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां क्रियाएं दी गई हैं, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां दी गई हैं, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां दी गई। क्रियाओं में जैसे जलगति क्रिया होती है, अपघर्षण होता है उनका, घूलन क्रिया होती है, सन्निघर्षण होता है, जलदाब क्रिया होती है। अपरदनात्मक में तटीय क्लिप, तटीय कंदरा, मेहराब, खांच, प्राकृतिक चिमनी, निवेशिका, चिमनी शैली, तरंग, घर्षित बेदी, स्टैग। निक्षेपात्मक में पुलीन, कसपुलीन, रोधिका, स्पेट, हुक, टुम्बोलो, संयोजक रोधिका, अपतट रोधिका और तटीय रोधिका। भारत का पूर्वी तट किस प्रकार का तट है, निर्गत समुद्री तट का। समुद्री तट से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका पुल को क्या कहते हैं, टोम्बोलो कहते हैं। कोलबा बीच कहाँ स्थित है, गोवा तट पर। आगे दिए गए हिमानी द्वारा निर्मित स्थल रूप क्रियाएं दी गई हैं, अपरदनात्मक स्थल रूप दिए गए हैं, निक्षेपात्मक स्थल रूप। क्रियाओं में अपघर्षण है, उत्पाटन है। अपरदनात्मक स्थल रूप में जैसे यू आकार की घाटी बनती है, लटकती घाटी, सर्क या हिमगुहार बनता है, सर्क झील या टांड बनता है, अरेट या तीर्थ कटक बनता है, हार्न या गिरिश्रिंग बनता है, नूनाटक है, श्रृंग या व पुच्छ है, भेड़पीठ है, रास मुटौने है, हिम सोपान है, फियोर्ड है, पेटमांड झील है। निक्षेपात्मक में हिमोड या मोरन है, ड्रमलिन है, स्कर है, केम वेदिका है, केटिल है, हमक है, अवक्षेप मैदान है। आगे किस महाद्वीप में स्थायी हिमक्षेत्र नहीं पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, सर्क या हिमगर्त है।
पीडमांट झील कहाँ निर्मित होते हैं? हिमालय क्षेत्र में। किस देश के अफवाह प्रतिरूप को अनिश्चित अनिश्चित अफवाह की संज्ञा प्रदान की गई? फिनलैंड। वर्तमान हिमानी स्थलाकृतियों का अंतिम रूप किस हिमानीकरण द्वारा संभव हुआ है? प्लेस्टोसीन हिमानीकरण द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा घाटी हिमनद कौन सा है? वियटमोर अंटार्कटिका का। हिमालय क्षेत्रों में एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता जो सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाते हैं? यू आकार की घाटी। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सड़कों को क्या कहते हैं? टान झील कहते हैं। इसके बाद देखिए पवन द्वारा की निर्मित भू आकृतियां। क्रियाएं दी गई हैं, आपर्दनात्मक भू आकृतियां दी गई हैं, निक्षेपात्मक भू आकृतियां दी गई हैं। क्रियाओं में अपघर्षण होता है, सन्निघर्षण होता है, अपवाहन होता है। अपवर्तनात्मक भू आकृतियों में अपवाह बेसिन या वातगर्त बनता है, इंसेलबर्ग बनता है, छत्रक शिला बनता है, भूस्तंभ बनता है, ज्यूजेन यार्डंग बनता है, ड्राइकंटर बनता है, जालीदार शिला बनती है, पुस्तक खिड़की बनता है। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में बालुका स्तूप बनता है, बरखान है, नेपखा है, लूनेट है, तारा स्तूप है, हवेलबैग स्तूप है, गासी है, लोयस है, बजादा है, प्लाया है। आगे है कि टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें पाया जाता है चूना पत्थर। अपरदन का कौन सा साधन यार्डंग का निर्माण करता है? वायु। पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? डाल्मेशियन। इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? पवन के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी किसका उदाहरण है? ड्रिफ्ट घाटी का। किस घाटी को शैतान का गोल कोर्स कहा जाता है? मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली को। मृतक घाटी को किस रूप में जाना जाता है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे दी गई है विश्व की प्रमुख घाटियां दी गई हैं। घाटियां दी गई उसकी अवस्थिति। इसमें है प्लीजेंट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ग्रैंड घाटी यूएसए में, सैन जुआन घाटी यूएसए में, भूकंप घाटी यूएसए में, मृतक घाटी यूएसए में, लायर घाटी फ्रांस में, बादा घाटी इंडोनेशिया में, चितवन घाटी नेपाल में, काठमांडू घाटी नेपाल में और रैबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, शिकारी घाटी ऑस्ट्रेलिया में, कापर्टी घाटी ऑस्ट्रेलिया में, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में, हम्बर घाटी कनाडा में, 10 चोटियों घाटी कनाडा में, पो घाटी इटली में, सेक्रेड घाटी पेरू में, चुंबी घाटी भारत भूटान व तिब्बत में, काठमांडू घाटी नेपाल में है, स्वाद घाटी पाकिस्तान में है, रैबिट घाटी यूएसए में है, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, बोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, कंगारू घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, काले बांसों की घाटी चीन में है, हुंजा घाटी पाकिस्तान में है, एप्रो घाटी स्पेन में है, बटरफ्लाई घाटी हांगकांग में है, हैप्पी घाटी हांगकांग में है, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है, राजाओं की घाटी मिस्र में है, टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। इसके बाद है कि टेलर घाटी कहाँ है? टेलर घाटी कहाँ है? अंटार्कटिका में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। बृहद बेसिन यानी कि ग्रेट बेसिन कहाँ स्थित है? यूएसए में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है और जो है ग्रेट बेसिन जो है ये यूएसए में है। राजाओं की घाटी कहाँ है? मिस्र में। अंधी घाटी कहाँ पाई जाती हैं? काठ प्रदेश में, जहाँ पर जैसे चूने के घोल वाले जो प्रदेश है वहाँ पर पाई जाती हैं। सिंक होल स्थलाकृत कहाँ पाई जाती है? सिंक होल में। इसके बाद है अपक्षय और अपर्दन। इसमें एक अपर्दन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अपनयन कहलाता है संक्षारण। बृहद हिमालय में किस प्रकार का अपक्षयण आमतौर पर होता है? शैलखंड विघटन। नदी अपवर्तन से विकसित आकृतियों का क्रम क्या है? तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान, डेल्टा। W.M. डेविस का त्रिकूट क्या है? संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था है ये प्रकार का। किसका? अपवर्तन का। अपवर्तन द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना किस कारण होता है? सन्निघर्षण के कारण। अपवर्तनात्मक स्थलाकृति कौन सी है? कास्ट विंडो, डोलाइंस, लैपेज। किसने कहा था कि स्थलाकृति जो है संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का फल है? डेविस ने कहा था। स्टोन लैटिस किस क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? वायु द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की अनुढाल गति को क्या कहते हैं? पदार्थ संचलन। सीले पदार्थ यानी कि राख सामग्री का टूटना, मिटना और हटना आमतौर पर किस रूप में संदर्भित किया जाता है? अनच्छादन। अपने स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय। कारिकामय विघटन किसका उदाहरण है? यांत्रिक अपक्षय का।
बृहद संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित है आधारी आधा खनन, भूस्खलन एवं पंख प्रवाह। लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? अपक्षय से ही होता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन कारक कौन है? कौन सा है? प्रवाहित जल है। शीत प्रदेशों में अपक्षय का कौन सा प्रकार प्रायः क्रियाशील नहीं रहता है? जैविक। सिलिकेट और कार्बोनेट खनिजों को प्रभावित करने वाली रसायनों से होने वाली अपक्षय प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलीय विश्लेषण। यहाँ पर दिए गए शीत प्रदेशों में जो अपक्षय क्रिया जो वहाँ क्यों नहीं होती है? क्योंकि शीत प्रदेशों में क्या है ना कि वहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती है, और बारिश भी ज़्यादा नहीं होती है और वहाँ पर धूप भी ज़्यादा नहीं होती, तो जो जैविक पदार्थ होते हैं यानी कि जैव पदार्थ जो होते हैं वो सड़ते गलते कम है वहाँ पर। तो इस वजह से वहाँ का जो अपक्षय क्रिया होती है जैविक वाला वो जो है क्रियाशील नहीं होता है। दरारों में उगी हुई पौधों की जड़ें जो चारों ओर की सैल पर दबाव डालती हैं, अंत में जड़ें बढ़कर सैलों को तोड़ देती हैं। यह किसका उदाहरण है? भौतिकी अपक्षय का। आगे एक अपघर्षण वह प्रक्रिया है जिसको द्वारा कण अवखंडित हो जाते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है? भौतिकी अपक्षय में प्राथमिक प्रक्रिया है। अब्दलन नामक अपक्षय का क्या कारण है? तो तापीय उतार चढ़ाव के कारण होता है। वलित स्तरों पर जिनके ऊपर कठोर शैल आवरण हो के अपरदन के कारण किस स्थल रूप का विकास होता है? मेसा का। किस शैल पर अब्दलन अपक्षय विकसित होता है? ग्रेनाइट शैल पे। एक दिग्नत संरचना जनित स्थल रूप है क्वेस्टा। यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया कौन सी है? कैम्बरिंग है, फ्लेकिंग है, एक्सफोलिएशन है। यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज्यादा प्रभावपूर्ण किन क्षेत्रों में होता है? शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय प्रकार है? तो भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह। ऑक्सीडेशन की क्रिया से किस प्रकार की चट्टानें घटित होती हैं? लौह युक्त होती हैं। रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण है? ऑक्सीकरण है। अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताते हैं? तो शैल सामग्री का खंडित होना। अपरदन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? नदी अपरदन से। किस स्थलाकृति द्वारा बहुचक्रिक अपरदन के संकेत मिलते हैं? नदी वेदिका से। नदी समतल की 1933 अवधारणा किसने प्रस्तावित किया था? फ्रिक्मे ने। आनत शैल पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है? नतिलंब कहा जाता है। अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर अविलता धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डेली ने। आगे दिए पुस्तक दिए गए उसके लेखक दिए गए हैं। तो मार्कोलॉजी ऑफ द अर्थ ये लिखा गया है एल.सी. किंग के द्वारा। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोलॉजी ए होम्स के द्वारा यानी कि आर्थर होम्स के द्वारा। जियोमार्कोलॉजी स्पार्क्स के द्वारा लिखी गई है। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमार्कोलॉजी जो है डब्ल्यू.डी. थानबरी के द्वारा लिखा गया है। आगे है कि अपरदन के निम्नतम स्तर की संरचना को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? पावेल ने। किसने उच्चावच के प्रदर्शन हेतु ब्लॉक डायग्राम की तकनीक का प्रतिपादन किया था? डब्ल्यू.एम. डेविस ने। अपरदन के द्विवेशी चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? पेनी प्लेन है। किसके अपरदन चक्र संकल्पना में उत्थान एवं अपरदन की प्रक्रियाएं समानांतर क्रियाशील रहती हैं? पेंक के। अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। डेविस ने अपरदन चक्र की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है 3। किस क्षेत्र के पर्यवेक्षण ने डेविस को उसकी अपरदन चक्र संकल्पना को विकसित करने के लिए प्रेरित किया? मोन्टाना। आगे दिए गए हैं नदी व हिमनद के कार्य। तो इमल्सिन और एस्कर किसके द्वारा बनते हैं? हिमनद के द्वारा। सहारा मरुस्थल में वायु अपरदन से बने भूदृश्य को क्या कहते हैं? शेरिर और रेग। कौन सा हिमगांव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? पट्ट। चूना पत्थर की गुफाओं की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डेविस थे। शीर्ष दीवार किससे संबंधित है? सर्क से। जालीदार शिला का निर्माण किसके अपघर्षण द्वारा निर्मित होता है? पवन के। ड्रमलिन का निर्माण किसके निक्षेपण के परिणामस्वरूप होता है? हिमानी के। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट एवं प्लाय के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदानों को क्या कहते हैं? बजादा कहते हैं। जाजरील या मैगडो की घाटी कहाँ स्थित है? इजराइल में। पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को क्या कहा जाता है? अधिवृद्धि कहा जाता है। जर्मनी में हिमगोहर को क्या कहा जाता है? फार कहते हैं। केम की रचना किन पदार्थों से होती है? रेत एवं बजरी से। कोल शब्द किससे संबंधित है? ग्लेशियर संबंधित है। पीडमांट मैदान किसके द्वारा बनते हैं? नदी के द्वारा। पर हिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियां जो होती हैं पिंगो कहाँ पाई जाती हैं? अलास्का में पाई जाती हैं।
यानी कि जो पहाड़ी पिंगो होती हैं लाश कम पाई जाती हैं। किस प्रकार का व्यवस्थापन पैटर्न नदियों के संगम पर पाया जाता है? त्रिकोणीय पैटर्न। नदी अपार्दन से विकसित भू आकृतियों का क्रम क्या है? तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान। आगे की भू आकृति विज्ञान में प्राइम प्रारंभ और एटम शब्दावलियों का जो शब्दावली है इनका प्रयोग किसने अपने अपार्दन चक्र में किया था? पेंक ने किया था। स्टोन लैटिस किस किस क्रिया द्वारा निर्मित होता है? वायु द्वारा। मेन शिला का निर्माण किस द्वारा होता है? हिमानी निक्षेप द्वारा। पैटरनॉस्टल झील का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हिमनदी के द्वारा। नदियों के डेल्टाओं के सारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? पंखा प्रतिरूप के। सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किसने किया था? एन स्टालन ने। आगे दिया गया है चिल्का झील, ये लैगून झील है, लूनार झील क्रेटर झील है, सुरहाताल गोकुल झील है, सांभर जो है प्लाय झील है। कौन सी भूआकृति पुनर्युवन का प्रतिफल है? आधा कर्तित विसर्प का। नदी के मोड़ों की अवतल किनारे के अपार्दन से किस अथल का निर्माण होता है? आधा कर्तित विसर्प का। टार्न झील किससे संबंधित है? सर्क से। कौन सी भू आकृति हिम पूर्व है? पल्सा। कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अपस्फीर। पर हिमालय शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? लेजिंस्की ने किया था। कौन सी झील जो है भ्रंश घाटी में अवस्थित है? विक्टोरिया। लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? उत्तरी चीन में। इसके बाद है जो गोर है, गोर क्या है? वायुड़ क्षेत्र है। द्रोणिका जो है पर्वतन पट्टी है। ग्रैम्बो क्या है? स्थलखंड है। ग्रोइन क्या है? बेलांचल है। ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? महाद्वीपी हिमानी निक्षेप से। हिमानीकृत क्षेत्र में पाए जाने वाले रास मोटानी यानी भेड़ पीठ शैल है अपर्दनात्मक आकृति है, यानी कि अपर्दन के द्वारा जो है भेड़ पीठ के जो है जिसे दिखने वाली शैल का निर्माण होता है, उसको कहते हैं भेड़ पीठ। शुष्क भागों में नदी द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियों को क्या कहते हैं? प्लाय कहते हैं। नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? चापाकार। पुनर्युवन किसका परिचायक है? किसी स्थलखंड का उत्थापन का। पठार के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं? स्पर कहते हैं। नदी के सिर से मुहाने की ओर जाने पर मिलने वाले भूदृश्यों का जो क्रम है, इस पहले आती है बी आकार की घाटी बनती है, उसके बाद गार्ज बनता है, फिर कैनियन बनता है, उसके बाद जलप्रपात बनता है जब ऊपर से पानी गिरता है, छिपरिका है, जलोट पंख है, संरचनात्मक सोपान मिलता है, नदी बेतके मिलती है, नदी विसर्प बनता है, मतलब हम जैसे जैसे उसके मुहाने तरफ जा रहे हैं। अंतर संबंधित स्पर मिलता है, पहाड़ के मैदान मिलते हैं, तटबंध मिलता है, उसके बाद डेल्टा जहाँ पर वो समुद्र में मिलती है। ड्रमलिन है, क्या है ड्रमलिन? हिमालय क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृतियों की कौन सी? ड्रमलिन। कौन सी स्थलाकृति समुद्री निचल से संबंधित है? ट्रेंच। हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली को प्रस्तुत करती हैं? पूर्ववर्ती। वर्ग श्रृंग स्थलाकृति किस प्रक्रम संबंधित है? हिमनद से। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? बरखान। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को क्या कहा जाता है? बाल्सन। दीर्घ आकारी सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पर्वतों पवनों के समानांतर फैले हैं परंतु निपाती आक्रांतों के बगैर हैं को किस नाम से पुकारा जाता है? व्हेल बैक। ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता को कहते हैं अक्रमवर्ती। उच्च अक्षांश क्षेत्रों में निमज्जित हिमनदी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? फ्यो तट के। तटीय बालू टिब्बा का निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास कितना होता है? 0.25 मिलीमीटर। आगे दी है केटिल। केटिल क्या होती है? प्रायः हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्द जो है केटिल होती है। टार्न सर्ग पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर। एस्कर निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ घटक होता है। ड्रमली क्या है? हिमगोलास मृत्तिका की अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार पहाड़ी होती है। रिया किसका उदाहरण है? निबंग्न उच्च भूमि तटरेखा का। शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदी ढलुआ मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू क्या कहलाता है? बजादा कहा जाता है। डेल्टा के किसका परिणाम है? हिमनद निक्षेपण का। जलयोजन प्रक्रिया का संबंध किससे? भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया से। फर्न किससे संबंधित है? हिमनदी जमाव तथा पुनर्क्रिस्टलीकरण से। आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? संरचनात्मक सोपान का। लूनाटक का संबंध अपर्दन चक्र की किस अवस्था से है? प्रौढ़ावस्था से। जब कोई नदी मूल नदी की सहायक नदी में गिरती है, क्या जब कोई नदी
मूल नदी की सहायक नदी में गिरती है और मूल नदी के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में बहती है, तो वह प्रस्तुत करती है प्रत्यानुवर्ती अपवाह का। किस नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? महाखंड। किसके परिणाम स्वरूप प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? पवन द्वारा अपर्दन। आगे है अवदलन। अवदलन जो है प्याज अपक्षय है। ऑक्सीकरण है रासायनिक अपक्षय। हाइड्रेशन रासायनिक अपक्षय। कार्बोनेशन रासायनिक अपक्षय। हिर नदी सोपानों पर बनी झील को क्या कहते हैं? पैस्टर नास्टर। झील माला ठेठ रूप से किसकी विशेषताएं हैं? हिमालय द्रोणिका की। बेस लेवल अवधारणा की कल्पना किसने की थी? जे.डब्ल्यू. पावेल ने। वृक्षनुमान अपवाह प्रणाली कहाँ विकसित होती है? समान संरचनात्मक युक्त जो है समतल क्षेत्र में। आगे संकल्पना है और उसके प्रस्तुत करता है। पेन प्लेन जो संकल्पना है इसके प्रस्तुत करता है क्रिंकमे हैं। पेडी प्लेन के किंग हैं। संप्राय मैदान के डेविस हैं। इंड्रम के पेंग हैं। सवाना अपर्दन चक्र का पुद एवं थॉमसन है। टेक्नोज्योमेट्री मॉडल के मैरी मोरिसावा हैं। पायल फैन के लासन हैं। क्षतिपूर्त तल संकल्पना के प्राट हैं। इस तरह से हम लोग जो है अपक्षय अपर्दन वाला चैप्टर जो समाप्त होता है। अगला चैप्टर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं।